सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो, नमस्कार। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन। इस समय आप देख रहे हैं कोर्स 504 और कोर्स 505 के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज। इस वीडियो सीरीज में अभी तक आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं पहले के, तो आप उन्हें ज़रूर देखिए। कोर्स 504 और कोर्स 505 के इनकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो सभी लेक्चर्स आप ज़रूर देखें और बेहतर तैयारी करें। आज इस लेक्चर में हम आगे बढ़ रहे हैं और कवर करेंगे अगला टॉपिक हमारा कोर्स 505 का ब्लॉक 3 का। ये टॉपिक है 10.4 यानी कि 10.4 ये यूनिट का ये टॉपिक है इकाई 10 का। तो चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं, यूनिट 10 के इस टॉपिक की तरफ। तो इस टॉपिक का नाम है मूल्य निर्धारण तकनीकें। देखिए, मूल्य निर्धारण के बारे में हम कंटिन्यूसली पढ़ते आ रहे हैं पहले के लेक्चर्स में। तो स्कूल में बच्चों के मूल्य निर्धारण की जो प्रक्रिया है उसकी तकनीकों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो तकनीक की हम बात करें तो तकनीक उपकरण को प्रयोग करने की एक प्रक्रिया या प्रविधि होती है। तो ये चीज़ बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि तकनीक, कोई भी तकनीक हो, किसी भी चीज़ को किस तरह से उपयोग में लाना है, कोई भी चीज़ हो उसका क्या तरीका है, एक तरह से उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उसको कहा जा सकता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उपकरण वो सारे चीज़ें होती हैं, एक तरह से वो औजार होते हैं, वो तकनीक होती है कि उस उपकरण को प्रयोग करने की विधि क्या होगी। तो इसीलिए इन चीज़ों को ऐसी चीज़ कहा गया है, उपकरण कहा गया है। और गुणवत्तापूर्ण उपकरणों को तथा भलीभांति व्यवस्थित तकनीक के मिलाप का परिणाम ही होता है प्रभावशाली और अर्थपूर्ण मूल्य निर्धारण। तो यहाँ पर अगर अच्छे उपकरण होंगे, यानी कि जिन तरीकों से हम मूल्य निर्धारण कर रहे हैं, जिन साधनों के माध्यम से और जिन तकनीकों के माध्यम से, उनका एक प्रॉपर संयोग जो होगा, इसका ही तरीके से हम एक अर्थपूर्ण मूल्य निर्धारण कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एनसीएफ 2005 में इस बात पर जोर दिया गया कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करें, यानी कि खुद से ज्ञान प्राप्त करें। और पर्यावरण अध्ययन, बच्चे पर्यावरण के बारे में अपने ज्ञान का स्वयं सृजन जब करते हैं तो अधिगम और प्रगति जो होती है बच्चे की, वो एक सही गति के अनुसार चलती रहती है। यानी कि स्वयं के द्वारा सीखने से बच्चे की एक सही पेस बना रहता है कि सीखने का। यदि बच्चों के अधिगम में इतनी कहना चाहिए स्पेस, जो पेस नहीं होगा, वो गति नहीं होगी, तो ये प्रश्न उठता है कि क्या सभी बच्चे मूल्य निर्धारण एक ही समय पर या मूल्य निर्धारण की एक ही तकनीक में होना चाहिए। देखिए, क्योंकि सब बच्चों के सीखने की तरीके अलग अलग होते हैं, सब बच्चों के सीखने की गति अलग होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई तेज सीखता है, कुछ अलग तरीकों से सीखता है। तो क्या यहाँ पर एक ही तरह की तकनीक इस्तेमाल हम करें और एक ही तरह की चीज़ों को अपनाएं तो वो सही होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा सही, क्योंकि अगर हम बच्चों का सही आकलन और मूल्यांकन करना चाहते हैं तो हमें बच्चों के हर बच्चे को विशेष मानकर और उसके विशेषता के अनुसार, उसकी ज़रूरत के अनुसार, उसकी गति और शैली के अनुसार हमें उसको आकलित करना होगा। तो इसी चीज़ को यहाँ बताया गया है। बच्चे के अधिगम की जो भी प्रकृति होती है, जिस गति से वो सीख रहा है, उन सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ जो है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, उसने सतत और व्यापक मूल्य निर्धारण पर जोर दिया है, जो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है और मूल्य निर्धारण क्या होता है। तो यहाँ पर व्यापक मूल्य निर्धारण प्रक्रियाओं के लिए अध्यापक को कई प्रकार की मूल्य निर्धारण की तकनीकों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। चाहे वो लिखित हो, मौखिक हो या निष्पादन यानी कि एक्टिविटी के जरिए और जो प्रैक्टिकल चीज़ों के जरिए करवाई जाती हैं, इन तीनों चीज़ों का ज्ञान होना आप शिक्षक के तौर पे आपको बहुत आवश्यक माना गया है। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम के मूल्य निर्धारण हेतु कुछ तकनीकों की यहाँ पर बात की गई है, तो उन तकनीकों को हम समझेंगे कि आखिर वो तकनीक है क्या जो मूल्य निर्धारण के लिए आवश्यक है। पहला है यहाँ पर 10.4.1 मौखिक तकनीक। तो मौखिक के बारे में आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति को अगर हम आकलित करना चाहते हैं तो मौखिक रूप से काफ़ी तरह से किया जा सकता है। किसी बच्चे की हम बात करें तो एक व्यक्ति हो या अगर एक पैनल हो या कक्षा के सामने हो सकता है। ये अध्यापक यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर, यहाँ पर जो भी प्रश्नों के उत्तर हैं विद्यार्थियों को अध्यापक के सामने ही देने होते हैं और तथ्य हमेशा पेश करने होते हैं। पर्यावरण अध्ययन कि हम प्रयोगात्मक भाग हेतु पूरक भी हो सकता है। तो जिस तरह से प्रैक्टिकल चीज़ कराई जाती है उसका ये एक बिल्कुल अलग तरीका है। मौखिक रूप से हम प्रश्न करें, तर्क वितर्क करें, यानी कि वाद विवाद करें, चर्चा करें, डिस्कशंस हो सकते हैं, क्विज हो सकते हैं, सेमिनार्स हो सकते हैं, जिनमें बेसिकली बातचीत के जरिए मौखिक रूप में चीज़ें सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो इसके कुछ लाभ बताए गए हैं मौखिक तकनीकों के, जिनसे मूल्य निर्धारण में हेल्प होती है।
लाभ ये है कि विषय के ज्ञान और संप्रेषण के कौशल यानी कि दोनों का मूल्य निर्धारण हो जाता है, यानी कितना आपको विद्यार्थी को समझ है और कितना वो उसको बेहतर तरीके से मौखिक रूप में उसका व्यक्त कर सकता है, इस चीज का, दोनों चीजों का परीक्षण हो जाता है। दूसरा है शब्दावली तथा शक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जब बच्चे बोल कर किसी चीज़ों को समझाते हैं, आज आप प्रश्न का एक उत्तर सुनाने कहते हैं, तो उन्हें सही तरीके से शब्दावली का ज्ञान होता है, उनकी तर्क क्षमता बढ़ती है कि हमें कौन सी चीज़ किस अनुसार बतानी है, कैसे अपना प्रश्न का आंसर हमें देना है, तो ये तर्क क्षमता को विकसित करता है। उसी प्रकार से उसी समय पुनर्बलन भी दिया जाता है और बच्चे को परीक्षा देते हुए सीखते भी हैं। तो यानी कि जब आप मौखिक रूप में कोई बच्चा कोई गलती करता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको उसी समय एक फीडबैक दे दें, जिससे कि इसको समझ में आ जाए कि वो कहाँ पर मिस्टेक कर रहा है और उसको दोबारा सुधार ले। तो इस तरह का पुनर्बलन भी यहाँ पर संभव हो पाता है। बच्चों से, बहुत से बच्चों को एक ही समय पर परीक्षा ली जाती है और यहाँ पर हम एक साथ मौखिक रूप में जब आप बात कर रहे होते हैं तो एक साथ कई लोगों का परीक्षण, मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण कर सकते हैं बच्चों का, क्योंकि मौखिक रूप में चीज़ें हो रही हैं और जल्दी हो जाती हैं। अब यहाँ पर बात ये की गई है सीमाओं की, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिसमें बाधा एक तरह से उत्पन्न करती है। इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात की गई है। व्यापक ज्ञान और ज्ञान चिंतन के कौशलों की प्रभावशाली परीक्षा नहीं ली जा सकती। तो देखिए, मौखिक रूप में जब आप चीज़ें पूछते हैं, करते हैं, तो उनका एक लिमिटेड क्षेत्र होता है। आप कुछ ऐसी चीज़ों को आकलित नहीं कर पाते जिनको गहराई से उन क्षमताओं को, उस ज्ञान को कहना चाहिए एनालाइज करना जरूरी होता है, और जो कि मौखिक रूप में संभव नहीं होता है। योजना बनाने और प्रबंधन करने में बहुत समय लगता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मौखिक टेस्ट जो होते हैं, मौखिक तरीके जो होते हैं, उनके लिए कई बार जैसे वाद विवाद है, तर्क है, इनके लिए अरेंजमेंट बहुत करने पड़ते हैं, तो टाइम वगैरह और मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक परेशानी हो सकती है। अगला है यहाँ पर अपने आप लिखित रिकॉर्ड नहीं बन पाते। तो यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को लिखित पुनर्बन बने, हमें यह आवश्यक है कि आवश्यक अध्यापक मौखिक परीक्षा लेते हुए चेकलिस्ट का प्रयोग करें, नोट्स लिखे और नोट्स की फोटो कॉपी बच्चों को दे। तो यहाँ पर सीमित चीज़ों में यह भी बताया गया है कि अगर हम लिखित तौर पर यहाँ पर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो ये बहुत आवश्यक है कि मौखिक रूप में जब हम चीज़ें कर रहे हैं तो लिखित में उन चीज़ों को एक तरह से नोट करते जाएं, जिससे कि जो भी चीज़ चेकलिस्ट में चेक की जा रही है उसके अनुसार हम मौखिक तौर पर चीज़ें करवा रहे हैं, तो उनका क्या परिणाम आ रहा है, और उनकी चीज़ों को, उनके नोट्स को बच्चों में भी वितरित कीजिए और खुद भी समझिए, अपने लिए रखिए। तो ये भी इसमें यहाँ जोड़ा गया है। रिकॉर्ड रखना जरूरी है, अगर नहीं रखते हैं तो एक लिमिटेशन इसकी बन जाती है। तो ये मौखिक तकनीक हमने पहले पढ़ी। अब लिखित तकनीक होती हैं। आप लिखित तकनीकों की बात करें तो यहाँ पर निबंध हो सकते हैं, लघु उत्तर हो सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं। तो ऐसी कई चीज़ों के माध्यम से लिखित रूप में परीक्षा ली जा सकती है जिनमें परीक्षण किया जाता है। तो इसी के अंतर्गत है निबंध परीक्षा। तो निबंध परीक्षण, तो निबंध हम जानते हैं एक निबंध प्रश्नों को बनाने में कम समय लगता है और जटिल अधिगम उद्देश्यों और प्रक्रियाओं जो कि एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जांच की जा सकती है। तो निबंधात्मक प्रश्नों को आपने देखा होगा, उसको तैयार करने में हम काफ़ी कुछ पूछ सकते हैं एक निबंधात्मक प्रश्न में, और ये समझने का, टेस्ट लेने का एक अच्छा जरिया होता है। इन प्रश्नों को टेस्ट लेने वाले सही उत्तर का अनुमान लगाना कठिन होता है। अपने जो सही कौशल है और उसमें काफ़ी कुछ लिखना होता है, काफ़ी कुछ बताना होता है। तो जब अच्छा ज्ञान होगा तभी आप बच्चे कर पाएंगे इस चीज़ को। तो एक परीक्षण का बहुत अच्छा साधन है ये। लाभ यहाँ पर बताए गए हैं कि एक व्यक्ति निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर देना अपने विचार मुक्त होकर अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ एक तरह की स्वतंत्रता भी मिल जाती है, क्योंकि आपको निबंधात्मक प्रश्न है तो आप अपनी भाषा में चीज़ों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और कई चीज़ें व्यक्त करने का मौका मिलता है। अभिव्यक्त करने की क्षमता हो या लिखने की योग्यता हो, सभी चीज़ों का मूल्य निर्धारण यहाँ पर बहुत आसानी से हो पाता है। सीमा यहाँ पर बताई गई है। निबंधात्मक प्रश्न मात्रा में कम ही दिए जाते हैं, इसलिए उनकी विषय वस्तु यहाँ पर कम होती है। तो यानी कि निबंधात्मक प्रश्न आपने देखे होंगे किसी भी एग्जाम में, एक होंगे, दो होंगे, या बहुत ही कम मात्रा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक तरह से हम इसमें सही चीज़ें बहुत ज़्यादा आकलित नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा शामिल भी नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी तरह के निबंधात्मक प्रश्नों को हम पूछ भी नहीं सकते। तो थोड़ी सी लिमिटेशन यहाँ पर हो जाती है, ये जिसमें बताया गया है। आगे बताया गया लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में भी आप जानते हैं, जो कि 2-3 वाक्यों में या लंबे पैराग्राफ में दिए जा सकते हैं। तो ये थोड़े कंपैरेटिवली छोटे होते हैं और इनको जांचने के लिए हम बहुविकल्पीय विकल्पीय परीक्षणों से अधिक समय लगता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसके कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा समय ये लेते हैं, क्योंकि लघु उत्तरीय हैं, इसको समझना होगा, पढ़ना होगा। इसके बाद है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस तरह से होते हैं जैसे कि यहाँ पर अनुभव के आधार पर जो उद्देश्य और आवश्यकता की पूर्ति को बनाए रखें।
तो वस्तुनिष्ठ वैध प्रश्न जो होते हैं वो वैध हों, विश्वसनीय हों, जांचने में आसान होते हैं। पर्यावरण अध्ययन में इन्हें मात्रात्मक मूल्य निर्धारण के लिए प्राथमिकता दी जाती है। तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं वो बहुत अच्छा तरीका है आकलन करने का, और शॉर्ट तरीका है, और शॉर्ट तरीके में हम काफ़ी कुछ आकलित कर सकते हैं। आजकल इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। पहला देखिए, स्मरण पर आधारित प्रश्न होते हैं, जैसे कि पहले सीखे गए तथ्यों को जांचने और धारणा क्षमता को मापने के लिए। जैसे कि एक उदाहरण समझ लीजिए, स्मरण पर आधारित जो प्रश्न है उनका, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? आपने विद्यालय के प्रांगण में उगने वाली एक झाड़ी का नाम बताइए। तो कितना विद्यार्थी याद के आधार पर इनका आंसर दे सकते हैं, ये इस तरह के प्रश्न है। इसके बाद पहचानने वाले प्रश्न, पहचानने वाले प्रश्न का एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, सांपों की रीढ़ की हड्डी नहीं होती, सही है या गलत है? तो आंसर देना है। प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल अपशहर होता अपशकर होता है, सही है या गलत? तो सही गलत टाइप के प्रश्न पहचानने वाले होंगे। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परसेंटेज के उनमें से बताना है। तो इस तरह के पहचान वाले प्रश्न होते थे। आप समझते जाइए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस किस तरह के, कितने प्रकार के हो सकते हैं, एग्जाम्पल से भी बताया गया है। पहचानने वाले प्रश्न में एक और उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित का मिलान करें। तो मिलान करने वाले भी पहचानने वाले प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। तो एक मिलान करने के लिए दोनों तरफ देखिए जोड़ियां दी गई हैं और उसको मिलाना है। ये आप जानते हैं इस तरह के प्रश्नों को। इसके अलावा पशुओं के उनके आकार के छोटे क्रम में लगाइए, सही क्रम में रखने वाले प्रश्न हैं। चूहा, हाथी, मच्छर, यहाँ पर नाम दिए गए हैं, उनको क्रम में लगाना है। खाली स्थान भरने वाले प्रश्न भी पहचानने वाले प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, रिक्त स्थान वाले जो भरने के होते हैं। उसके बाद 6 नंबर पे है बहुविकल्पीय प्रश्न बताए गए हैं। इसके बाद सेकंड हो गया यहाँ पर, और 5th नंबर पे बहुविकल्पी प्रश्न भी पहचानने वाले प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कई तरह के विकल्प आपको दिए जाते हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं, जो आपको भी पूछे जाते हैं। तो इसमें 4 विकल्प में से एक विकल्प चुनना होता है। तो ये सभी कुछ जो होते हैं पहचानने वाले प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हमने एक स्मरण आधारित समझा और पहचानने वाले प्रश्नों को समझा। तो काफी कुछ प्रश्न पहचानने वाले के अंतर्गत आते हैं। इसकी लाभ और सीमाएं बताई गई हैं। टेस्ट संचालित करने में, इस तरह के टेस्ट संचालित करने में थोड़ा समय लगता है, और जांच कर अंक या ग्रेड देना आसान होता है। तो ऐसी चीज़ों को जांचना आसान है, क्योंकि चुनना है और बहुत ही एक ही लाइन में आंसर हो जाते हैं। तो बहुत ही एक तरह से आसान होता है इसको जांचना, और कठिनाई स्तर व्यापक क्षेत्र में उपयोग में लाया जा सकता है। तो एक अच्छे व्यापक क्षेत्र में इसको उपयोग किया जा सकता है। सीमा ये है कि समय लगता है, तो ये इसकी कमी है, और अभिव्यक्तियों का टेस्ट किया नहीं जा सकता, अनुमान लगाने को बढ़ावा मिलता है। तो यानी कि आपने देखा होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर ना भी हो तो अनुमान लगाकर भी लोग कराते हैं। तो ये एक तरह से एक कमी बन जाती है कि कई बार आंसर ना आने पर भी हम लोग उसको अटेम्प्ट कर देते हैं, और वो उनका सही आकलन नहीं कर पाता कि कितने वो उस चीज़ में निपुण हैं विद्यार्थी। तो यहाँ पर अगला पॉइंट बताया गया है, अगली परीक्षण की तकनीक जो 10.4.3 निष्पादन परीक्षण बताया गया है। निष्पादन जो होता है मूल्य निर्धारण का तरीका, तकनीक है, उसमें बच्चों के निष्पादन को प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन पर केंद्रित होता है। यानी कि बच्चे जो कर रहे हैं, जिस काम में लगाया गया उसको ऑब्जर्व कीजिए और उसके आधार पर उनका परीक्षण और मूल्य निर्धारण कीजिए। तो निष्पादन कोई टेस्ट एक ऐसा मूल्य निर्धारण जिसमें परीक्षार्थी को वास्तविक क्रिया या कोई कार्य वास्तविक रूप में करके दिखाना होता है। तो आप उनसे कुछ ऐसा कार्य करवा सकते हैं और उस पर उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। निष्पादन कार्य अध्यापक द्वारा या अनुभवी प्रेक्षक द्वारा जांचा जा सकता है। इसके लिए ग्रेड दी जा सकती है। निष्पादन टेस्ट में क्या होता है, बच्चों को प्रयोगात्मक यानी कि प्रैक्टिकली चीज़ों को करने के लिए निर्देशित दिया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं कि आप चित्र बनाएं, कुछ सामग्रियों का उपयोग करते हुए, कुछ उपकरणों का उपयोग करते हुए आप कुछ चीज़ें डिज़ाइन करवा सकते हैं। नकली परिस्थितियों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया दिखाना। तो ऐसे कई टेक्निक हो सकती हैं जो कि एक व्यक्ति से करवाई जा सकती हैं, एक बच्चे से, या फिर ग्रुप में भी करवाई जा सकती हैं। तो निष्पादन जब कर रहे हो, बच्चे उस प्रैक्टिकल में लगे हुए हैं, उस एक्टिविटी में लगे हुए हैं, तो उनका उस समय मूल्य निर्धारण करने की टेक्निक निष्पादन परीक्षण कहलाती है। यहाँ पर लाभ और सीमाएं इसमें बताई गई। निष्पादन में बच्चों के जो मूल्य निर्धारण है, बच्चों के मूल्यवान अंतर्दृष्टि दे सकता है। अध्यापक को बच्चों के अधिगम शैली और निष्पादन से संबंधित व्यापक सूचनाएं मिलती हैं। तो चूंकि प्रैक्टिकली बच्चों को ऑब्जर्व किया जा रहा है, बच्चा खुद से कुछ चीज़ों में लगा हुआ है, तो समझने में बच्चे को प्रैक्टिकली हर बच्चे को समझने में बहुत अच्छा साधन मिलता है, एक सहायता मिलती है। स्वयं में मूल्य निर्धारण करने के अवसर भी बढ़ते हैं यहाँ पर। तो मूल्य निर्धारण करने के अवसर काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होते हैं। विभिन्न जीवन कौशलों जैसे कि सहयोग देने की बात हो, या फिर दूसरों के विचार को सम्मान करना हो,
या फिर विशिष्टताओं को बढ़ावा देना हो, तो इत्यादि चीज़ें मूल्य निर्धारण करने में बहुत सहायता देती हैं। ये यहाँ पर इसके लाभ के तौर पर बताई गई हैं। काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलता है विद्यार्थियों को, और इसमें बहुत अधिक समय लगता है और अच्छी तरह की योजना बनाने की आवश्यकता है। कुछ सीमाएं भी एक तरह से इसमें जोड़ी गई हैं कि इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है और अच्छी योजना के साथ ही इसको किया जा सकता है। प्रबंधन बहुत अच्छा करना ज़रूरी है, जो कि और कौशलों का रिकॉर्ड भी यहाँ पर रखना पड़ता है। तो कुछ छोटी छोटी सीमाएं हैं जो कि सभी के साथ होती हैं, इसमें भी जोड़ी गई हैं। तो ये है निष्पादन परीक्षण का एक तकनीक, तो जो हमने यहाँ पर समझी। अब यहाँ पर आगे जो बताया गया है वो बताया गया है पर्यावरण अध्ययन में नकली उत्तरों को ठीक करना। तो एक ये भी तकनीक बताई गई है, निबंधात्मक परीक्षा का एक रूपांतरण है। तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया कि कैसा टेक्निक आप तैयार कीजिए बच्चों को, जहाँ पर नकली उत्तरों को सही करना हो और यहाँ पर उसको बढ़ाना हो या उसको खंडन करना पड़े कि सही है या गलत है। तो इस तरह की चीज़ों को भी आप करवा सकते हैं। जैसे वास्तविक टेस्ट के लिए बांटे गए निबंधों में से कोई 4 का चयन करें, भली भांति लिखे हुए लेकिन गलत उत्तर बच्चों को संपादन करने तथा सही करने तथा बढ़ाने तथा खंडन करने के लिए दें। तो बच्चे सही को कितना गलत कर पाते हैं, माफ कीजिएगा, गलत को कितना सही कर पाते हैं, इसकी क्षमता उनमें कितनी है, ये इससे ये आकलन हो जाता है कि वो सही चीज़ों के बारे में कितना जानते हैं। तो इस तरह की टेक्निक भी अपनाई जा सकती है। उत्तरों को हर उत्तर में कुछ 1-2 कमियां रखिए और उन कमियों को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों को कहिए। और इससे क्या होता है, उनकी जो निर्णय क्षमता है, उनकी जो समझ है, जो संशोधन करने की क्षमता है, कई चीज़ों में इससे विकास होता है, जो कि आगे बहुत मदद करता है उनको। तो ये भी एक टेक्निक यहाँ पर ली गई है। तो आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं, इस टॉपिक को भी, और नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो अगर लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं और यूज़फुल हैं आपके लिए, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए इन्हें, शेयर कीजिए औरों के साथ में। जुड़े रहिए हमारे चैनल से तो सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और घंटी के बटन को साथ में ज़रूर दबाइए, जिससे हर वीडियो की जानकारी आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।